तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो महाजनपद पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद जो पढ़ी है हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी है। वैदिक सभ्यता में जो दो पार्ट थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद जो शुरू होता है वो जनपद होता है। तो आज हम जनपद पढ़ेंगे। तो हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था कि जब लोहे की खोज हो जाती है तो क्रांतियों का दौर आ जाता है। तो हर क्षेत्र में क्रांति, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, जितने भी क्षेत्र थे सब में क्रांति आ जाती है। तो लेकिन हम 600 BC के आसपास आके देखते हैं तो हमें एक अलग ही क्रांति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ देखते हैं हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपने अपने प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक नए दो धर्मों का उदय हो रहा था। और जो हम देखते हैं कि जो हमारा प्राचीन हिंदू सनातन धर्म था वो अपनी अवस्था में जाना जाता था। और अगर देखें तो इसके साथ जो राजनीतिक क्रांतिकारी भी हो रही थी, क्योंकि राजनीतिक क्रांतिकारी का भी दौर चल रहा था। तो हिंदू जो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी दौर चल रहा था और राजनीतिक क्रांति का भी दौर चल रहा था। तो अब देखते हैं हम आगे दोस्तों, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन का विस्तार दिया। अगर हम इस चीज़ को देखें तो लगभग दोस्तों कि क्योंकि आर्थिक जो स्थिति थी उसने सामाजिक और राजनीतिक विस्तार के लिए एक विस्तार दिया। तो जितने हम जानते हैं 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में अगर हम देखें तो ये आपस में जो भी राजा थे यहाँ, ज़्यादातर तो वैसे जो थे वो राजा ही थे, और लेकिन एक दो का जो प्रमाण मिलता है वो गण जो समिति या संस्था द्वारा चलाए जाते थे, तो एक दो का मिलता है। अगर देखें तो हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक काल में एक कबीला हुआ करता था, लेकिन कई कबीले मिलकर एक जन बनता था। और कई जन का जब आकार बड़ा हो जाता था तो वह जनपद बनता था। लेकिन अगर जनपद का भी आकार बड़ा हो जाता था तो वो महाजनपद बनता था। तो हम देखते हैं महाजनपद। लेकिन अगर बात करें महाजनपद तो बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म में भी जो ग्रंथ हैं उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्ण मिलता है। अगर देखें जैसे अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ का, तो इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है, लेकिन जो दोनों से प्रमाण मिलते हैं वो 16 महाजनपदों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों सेम हैं। और इन 16 जनपदों की बात करें तो ये आपस में युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद जो शक्तिशाली होता है वो उभर के आता है, और वो उभर के आता है तो हम जैसे आगे देखेंगे, मगध एक ऐसा राज्य था जो शक्तिशाली राज्य उभर के आता है। तो उसमें हम देखेंगे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आदि मौर्य वंश भी का काल रहता है। तो उसमें देखेंगे हम बिंबिसार के बाद जो उदयन अजातशत्रु, और मौर्य में आए तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम, अगर इन 16 महाजनपदों में देखें तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब है राजा द्वारा शासन चलाया जाता था। अगर देखें तो एक दो में भी गणतंत्र मिलता है। गणतंत्र का मतलब लोकतंत्र, जो गण या संघ या समिति द्वारा राज्य या शासन चलाया जाता था। अगर इन 16 महाजनपदों की बात करें तो मैंने एक जो स्ट्रक्चर बनाया है वो समझने के लिए बेहतर बनाया है। तो मैंने जो लिखा है वो पहले जनपद, फिर राजधानी और फिर वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी, किस जिले में या किस राज्य में है ये, तो इस प्रकार रखा है इन्हें। अगर देखें तो पहले जो हैं मगध, अंग और बज्जी, ये बिहार राज्य में हैं वर्तमान में, और पहले भी ये अगर देखें तो पहले भी ये बिहार राज्य के थे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मगध को। अगर देखें तो ये 3 जो हैं ये बिहार के हैं, और अगर इन 8 की बात करें तो ये 8 उत्तर प्रदेश से हैं। अगर एक की बात करें तो दोस्तों आपको इतना तो याद हो गया होगा कि
बिहार से और 8 उत्तर प्रदेश से। अगर उसके बाद बात करते हैं तो एक MP से और एक राजस्थान से और एक साउथ इंडिया का मतलब दक्षिण भारत से। और जो ये 2 हैं, अगर इन दोनों की बात करें तो ये 2 भारत से बाहर के क्षेत्र हैं, भारत से बाहर के महाजनपद, जिनकी वर्तमान में स्थिति भारत में है ही नहीं, और जब ये बने थे तो ये जब भी भारत में नहीं थे। तो इन्हें भी देखेंगे दोस्तों। तो आपको याद हो गए होंगे कि 3 बिहार में और 8 यूपी में और 1 मध्य प्रदेश में और 1 राजस्थान में और 1 साउथ मतलब दक्षिण भारत में और 2 भारत के बाहर। तो इस प्रकार से अगर तुम्हें याद हो गए होंगे तो दोस्तों इनकी राजधानी भी याद करनी बहुत आसान है, क्योंकि इनकी राजधानी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पहला देखते हैं तो मगध। तो मगध हमने बताया था दोस्तों कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था, क्योंकि जब सब जनपदों में आपस में राजाओं में लड़ाई हो रही थी तो जो मगध राज्य था वो शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। हम देखते हैं जैसे बिंबिसार राज्य करते हैं इस पर, तो सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। लेकिन अगर इसकी राजधानी देखें तो राजधानी है इसकी राजगृह, और राजगृह के बाद एक और भी है गिरिब्रज, जो लगभग कम ही पूछी जाती है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो राजगृह से आते हैं। अगर इसकी वर्तमान में स्थिति देखें तो वर्तमान में स्थिति इसकी लगभग पटना से गया तक है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा अंग, तो जो अंग की राजधानी है वो चंपा है। तो अगर इसकी वर्तमान में स्थिति देखें तो जो बिहार का भागलपुर ज़िला है उसका जो मुंगेर क्षेत्र है, तो मुंगेर क्षेत्र में इसकी वर्तमान स्थिति है। और अगर बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी है वैशाली। तो बज्जी एक ऐसा राज्य था, गणतंत्र राज्य, हमने पहले ही बताया था राजतंत्र और गणतंत्र। तो बज्जी एक गणतंत्र राज्य था जिसमें 8 जनपद मिलकर एक महाजनपद बना था। अगर उसमें देखें तो महाजनपद में तो एक जो जनपद था वो लिच्छवी था, और लिच्छवी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। लेकिन अगर यहाँ देखें तो बज्जी की भी राजधानी वैशाली। तो एक ये गणतंत्र था। अगर काशी की बात करें तो काशी वाराणसी, वर्तमान में स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लेकिन तो ये वाराणसी में ही है वर्तमान में भी। अगर अगले की तरफ चलें पॉइंट की तो वो है कौशल। तो कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती, जो इसका वर्तमान में स्थिति है वो फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र। तो ये लगभग फैजाबाद और अयोध्या क्षेत्र के अंदर ही है इसकी स्थिति अगर वर्तमान में देखें तो। इसके बाद देखते हैं हम मल्ल। तो मल्ल देखते हैं तो मल्ल की जो राजधानी है वो कुशीनगर है, और कुशीनगर की अगर बात करें तो कुशीनगर की है देवरिया। तो हम यूपी में देखते हैं देवरिया और गोरखपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो मल्ल का क्षेत्र था। और जो कुशीनगर से बात करें तो अगर कुशीनगर में बात करें तो कुशीनगर में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म को परिनिर्वाण, तो जो महापरिनिर्वाण मिला था बुद्ध को तो वो कुशीनगर में मिला था। तो बुद्ध से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाजनपद में मिला था तो हम बता सकते हैं मल्ल में। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा मुख्य पॉइंट की ज़रूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि ये आप आगे आपस में ही शामिल हो जाएंगे। जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आएंगे तो बुद्ध के भी आप आगे शामिल हो जाएंगे। तो अगर वत्स की देखें तो वत्स की कौशाम्बी, जो प्रयागराज है वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर प्रयागराज के नाम से जाना जाता है वर्तमान में भी। तो ये वत्स की कौशाम्बी। अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र की इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली में है। और कुरुक्षेत्र कौरव, जो जहाँ महाभारत का जो जिक्र हुआ था तो वही कुरुक्षेत्र है ये। अगर बात करें पांचाल की, पांचाल का है अहिच्छत्र और इसकी राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र। तो इसकी राजधानी पांचाल की अहिच्छत्र है और यह काम्पिल्य भी है।
लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अही चित्र से पूछे जाते हैं, अही छत्र। अगर अगले की तरफ बात करें तो वह है सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मथुरा थी। अगर बात करें चेदी, तो चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। और तो ये उत्तर प्रदेश के हो गए। अगर इन्हें देखें तो पहले मगध और अंग और बज्जी को याद करेंगे एक साथ बिहार के मिलाकर, फिर आएंगे उत्तर प्रदेश पर। तो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट लेंगे 4-4 का कॉलम बनाकर। तो उसके बाद याद करेंगे काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, और फिर दूसरे स्टेप में जो बात करेंगे वो करेंगे कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। तो इसके बाद आगे बात करते हैं एमपी। एमपी में एक महाजनपद बना था, तो जो बना था अवंती। अगर अवंती की बात करें तो अवंती की राजधानी है उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में एमपी में है। अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में कोई मुख्य पॉइंट की बात करें तो एक जो राजा थे वो थे प्रद्योत, और जो अगर देखें तो बिंबिसार ने उनके लिए जो राजवैतक, बिंबिसार का दरबारी जो राजवैतक था जीवक, तो इनको जो पांडु रोग हो गया था प्रद्योत को, तो उनके लिए सेवा के लिए जीवक को भेजा था। अगर मुख्य पॉइंट की बात करें तो वो अवंती के राजा थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवंती के राजा वह कौन से थे जिनको पांडु रोग से ग्रस्त थे और उनके लिए जीवक को भेजा था, किसने भेजा था? तो वो बिंबिसार ने भेजा था। अगर बात करें मत्स्य की, तो जो मत्स्य की राजधानी है वो विराटनगर है, और ये वर्तमान में देखें तो राजस्थान में जयपुर में है। इसका जो क्षेत्र वो राजस्थान के जयपुर में है। अगर याद करें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विराट गया जयपुर या राजस्थान, विराट गया राजस्थान के जयपुर और वहाँ से मछली पकड़ी, क्योंकि मत्स्य को हम मछली भी कह सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं याद करने के लिए। तो विराट गया जयपुर या राजस्थान और उसने मछली पकड़ी, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अगला देखें तो अगला है अस्मक। तो अगर अस्मक की बात करें तो जो अस्मक है वो भारत का जो दक्षिणी भारत है, तो ये अस्मक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिणी भारत का अकेला ही एक ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत का था। बाकी तो सब उत्तर भारत के थे, पश्चिम उत्तर भारत के, और जिसकी राजधानी है अस्मक की पोटली। अगर वर्तमान में देखें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर अब बात करें बाहर के क्षेत्र की, जो भारत से बाहर क्षेत्र हैं, तो हम भारत से बाहर की क्षेत्र की बात करते हैं। तो भारत से बाहर अगर देखें तो ऊपर देखते हैं हम लद्दाख। लद्दाख, तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो यहीं अफ़गानिस्तान की वो है सीमा, और यहीं थोड़ी सी नीचे ये पाकिस्तान की सीमा है। अगर इसको देखें तो जो कंबोज था वो पाकिस्तान वाले, अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता था, और थोड़ी सी पास को जो क्षेत्र था पाकिस्तान में वो गंधार था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो गंधार था वो पाकिस्तान में और कंबोज था वो वर्तमान में स्थिति कहाँ थी? तो उसकी अफ़गानिस्तान में थी। तो कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी, और गांधार की से तो आप परिचित ही होंगे, क्योंकि तक्षशिला एक ऐसा विद्या का केंद्र भी रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, जो मौर्य काल में आके एक बहुत बड़ा उच्च शिक्षा का केंद्र बनता है तक्षशिला। तो तक्षशिला से तो आप परिचित होंगे। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक। तो दोस्तों ये 3 एक साथ याद करने हैं, और ये 4 एक साथ और 4 एक साथ। तो पूरी यूपी के 2 कॉलम बना लें, और उसके बाद एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक साउथ इंडिया और एक कंबोज और गांधार 2 ये बाहर के हैं, और लगभग एक ही साउथ भारत का है। अगर ज़्यादातर देखें क्षेत्र, तो ज़्यादातर क्षेत्र जो था वो भारत के
लगभग उत्तर पश्चिम भारत था उसमें ही ज़्यादा देखने को हमें क्षेत्र का विस्तार मिलता है। क्योंकि अगर देखें तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन क्षेत्र में ही ज़्यादा विस्तार देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें, और जो अगली वीडियो आएगी हमारी वो लगभग जैन धर्म पर आएगी और उसके बाद बौद्ध धर्म पर आएगी। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आई हो वीडियो तो दोबारा देखने का प्रयास करें, क्योंकि दोबारा देखेंगे तो अच्छी समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।